भोजपुरी भाषा में होता है पेंसिल है, घर में वो लोग बोलते हैं ना माँ बाप, स्लेट पेंसिल लेकर आओ, लोग बोलते हैं। तो वही स्लेट पेंसिल ये कहाँ से भोजपुरी टोन इसमें जो बात कही कि शहर में साइलेंट रहने का एक बोर्ड लगा होता है या फिर बताया जाता है कि यहाँ हल्ला नहीं करना, इसलिए क्योंकि वहां पे लोग सोने वाले मोड में होते हैं। लेकिन जब बात जागने की हो, जब बात क्रांति की हो, जब बात बदलाव की हो, जब बात जागरूकता की हो, तो चिल्लाना पड़ता है। और इसका मतलब छोटा सा उदाहरण ये दूंगा, शुरुआत 2018 में की होगी, लेकिन लिखते लिखते और उसको पूरा करते करते 3-4 साल ली है। तो मणिकर्णिका जो है ये किसी की इच्छा थी, किसी की ख्वाहिश थी, और बनारस के घाटों पर जो मैंने अनुभव किया, बनारस अपने आप में क्रांति है। बनारस शिव का शहर है या फिर शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ है। कि अभी पत्रकार लोगों में एक गुण होता है, वो सामने बैठे लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें घेर रहे हैं, लेकिन फिर भी विभाग की पुस्तक में अगर नेता कविता पे आप बात करिएगा तो सारांश यही है कि एक नेता को कैसा होना चाहिए, और आम जनता के लिए, आम जनता की नजर में नेता कैसा होना चाहिए, या फिर और वर्ड यूज करते हैं ये लोग, चापलूस कुछ करके ऐसा, मतलब दोनों पार्टी नेता का चमचा है होता है। मेरा कहना जो होता है वो ये, ना हमें अंधभक्त बनना पड़े और ना हमें चापलूस बनना पड़े। अरे जिनको पढ़ाना चाहिए या जिनको पढ़ाना जरूरी है, जो हमारे गांव के लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, इनको क्रांति का मतलब समझाना बहुत जरूरी है। तो और स्लेट पेंसिल, ऐसे तो स्लेट पेंसिल कहते लोग, तो स्लेट पेंसिल कहने का दो मतलब है। एक मतलब तो ये है कि क्रांति की शुरुआत ही स्लेट पेंसिल, शिक्षा मतलब क्रांति। अगर आप पढ़े नहीं है तो बदलाव की उम्मीद आपसे तो मतलब करना ही बेकार है। तो अगर किसी, आपने खुद कहा कि अगर किसी बच्चे को बदलाव के लिए तैयार करने के लिए सबसे पहले किसी चीज को पकड़ाया जाता है हथियार के रूप में, वो स्लेट पेंसिल है। तो पहला तो मेरे हाथ में एक किताब है, आप देख सकते हैं, और इस किताब का नाम है मणिकर्णिका, भावनाओं का साहित्य। इस किताब के जो राइटर हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा और पहले इस किताब के बारे में बात करूंगा। मगर इस किताब के पीछे कुछ लाइन लिखी गई है, उसके बारे में क्या लाइन है मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। लाइन आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि मैं इसलिए नहीं लिखता हूं कि किसी का सुनना जरूरी है, या इसलिए नहीं लिखता कि मेरा लिखा हुआ जरूर ही पढ़ा जाए। मैं इसलिए लिखता हूं ताकि चीख सकूं, चिल्ला सकूं, जो मैं बिना लिखे नहीं कर सकता। बस इतना ही। आप जानते हैं कि चीखना, चिल्लाना, शोरगुल करना क्या कहा जाता है। अगर गांव में जाइएगा या शहर में जाइएगा, शहर में तो हर कोई साइलेंट ही पसंद करता है कि एकदम सन्नाटा पसरा हो, ज्यादा कहीं शोरगुल ना हो। आप देखे भी हैं कि शहर में जाइएगा तो आप देखते हैं कि कैसे बड़ा बड़ा होर्डिंग दिया जाता है और लिखा जाता है हॉर्न नहीं बजाना है, साइलेंट आप कहीं से गुजर जाइए। मगर ये क्यों इनको चीखना पसंद है, चिल्लाना पसंद है, ये मैं पहले इनसे जानने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं इनसे, तो इस किताब के राइटर से चलिए मैं आपको मिलवाता हूं, जिनका नाम है पवन कुमार अर्पित, और मैं इनको प्यार से पवन भैया कहता हूं। और मौजूद हमारे, आप देख सकते हैं। पहले भैया आपका तो हमारे चैनल में स्वागत है। शुरुआत हम लोग करेंगे पहले इस किताब से, और मुझे ये भी पता चला है एक और आपकी किताब आने वाली है, वो भी 10 दिन में लॉन्च हो जाएगी। ये किताब कहाँ और कैसे लिखे, और जो ये पीछे जो आप लाइन है कि मैं चिल्लाना चाहता हूँ, शोर मचाना चाहता हूँ, क्यों लोग यहाँ पर चुप रहना पसंद करते हैं, साइलेंट रहना पसंद करते हैं, वहां पर आप चिल्लाना और शोरगुल क्यों पसंद करते हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम देखने वालों को दिल से धन्यवाद कि आप इस काबिल समझे कि हमसे बातचीत हो सके। तो मेरा नाम पवन कुमार अर्पित है, जैसा कि भैया ने बताया, और मेरी एक पुस्तक मणिकर्णिका भैया के हाथ में है और दूसरी आ रही है। अब आपने कहा कि किताब के पीछे लिखा हुआ है कि मैं चिल्लाना पसंद करता हूँ या मुझे चिल्लाना है, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि वो जो आपने एक बात कही कि शहर में साइलेंट रहने का एक बोर्ड लगा होता है या फिर बताया जाता है कि यहाँ हल्ला नहीं करना, इसलिए क्योंकि वहां पे लोग सोने वाले मोड में होते हैं। शांति या फिर हो हल्ला वहां नहीं होता है जहां पर लोगों को सोना होता है। लेकिन जब बात जागने की हो, जब बात क्रांति की हो, जब बात बदलाव की हो, जब बात जागरूकता की हो, तो चिल्लाना पड़ता है। और इसका मतलब छोटा सा उदाहरण ये दूंगा, कोरोना आया हुआ था, सबको मालूम था कि बिना मास्क के बाहर जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं,
फिर भी लोग जा रहे थे बाहर, समझाना मुश्किल था। तो वही बात है कि अगर क्रांति की बात करते, क्रांति की बात, बदलाव की बात आसानी से समझ में नहीं आती, उसके लिए शोर मचाना, उसके लिए चिल्लाना, सार्थक चिल्लाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने उसके पीछे लिखा है कि मैं जो लिखता हूँ उसे चिल्लाना चाहता हूँ, मुझे खामोशी पसंद नहीं, क्योंकि मैं हमेशा बदलाव की बात करता हूँ। ये किताब कब शुरुआत किए थे और कितने दिनों में लिखे थे? ये इस किताब के पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैंने इसकी शुरुआत 2018 में की होगी, लेकिन लिखते लिखते और उसको पूरा करते करते 3-4 साल लग गए। 4 साल? 4 साल लग गए। 4 साल क्यों लग गए? 4 साल इसलिए लगे कि ये पुस्तक जो है, जैसे कि कोई काम कोई व्यक्ति प्लान्ड वे में करता है कि उसकी एक योजना होती है कि ऐसा-ऐसा करना है। कुछ ये होती है, किसी की ख्वाहिश होती है। तो मणिकर्णिका जो है, ये किसी की इच्छा थी, किसी की ख्वाहिश थी कि एक पुस्तक तुम्हारी भी इस तरह की आनी चाहिए, और इसलिए वो ख्वाहिश धीरे-धीरे उसको पूरा करते-करते वक़्त लग गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई, और कोई बात नहीं। ये किताब कहाँ लिखे थे? या घर पे बैठकर या फिर इसके लिए कहीं बाहर गए थे? इस किताब की प्रेरणा में जो मूल तत्व है, वो बनारस है। तो एक समय था, जीवन का एक फ़ेज़ था जब मैं बनारस में था, अज्ञातवास कह लीजिए उसको। उस समय शायद ही मेरे घर वालों को छोड़ के, विवेक भाई जैसे कुछ लोग ही हैं जिनको मालूम था कि मैं बनारस में हूँ। तो मेरा एक लंबा वक़्त मैंने बनारस में बिताया है, और बनारस के घाटों पर जो मैंने अनुभव किया, बनारस अपने आप में एक क्रांति है। बनारस, लोग कहते हैं कि बनारस नायाब है, या फिर बनारस शिव का शहर है, या फिर शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ है। इन सब के अलग अगर मैं एक राइटर के नाते देखता हूँ, तो बनारस बिल्कुल एक जो कहते हैं ना, क्रांति का जो एक क्षेत्र होता है, एक जो ज़ोन होता है, तो बनारस बिल्कुल नायाब, अद्भुत है और एक क्रांति का क्षेत्र है। तो वहाँ पर बैठ के, बनारस के घाटों पर बैठकर मैंने जो अनुभव किया, तो वो मैंने बस इसमें लिखा। तो बहुत सारे मतलब टॉपिक हैं इसमें, मैं देख रहा था। एक नेता है, जी। चुनाव भी अभी चल रहा है और लोकसभा का चुनाव है, तो नेता तो आते हैं दरवाजे पर, वोट मांगते हैं, फिर 5 साल बाद अभी देखेंगे किस तरह से जनता उनके पीछे दौड़ने लगती है कि कब नेताजी हमारे दरवाजे पे आएंगे, कब उनसे मुलाकात हो पाएगी। मगर इसमें नेताजी के बारे में क्यों लिखे और क्या लिखे हैं? जैसे देखिए, क्या है ना कि अभी पत्रकार लोगों में एक गुण होता है, वो सामने बैठे लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं। तो आप हमें घेर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेबाक बोलने की आदत है शुरू से। तो मैं इस पुस्तक में भी, या फिर मैं नेता के बारे में जो मेरी सोच है, वो ये है कि नेता शब्द उस दिन सार्थक हो जाएगा जिस दिन नेता को वोट मांगने के लिए घूमना ना पड़े, या फिर नेता चुनाव के वक्त, या फिर कोई भी जो एंगल बनता है ना, कि तमाम तरह के बनाए जाते हैं कोण एंगल की, वोट के लिए ये करना वो करना, ऐसा जिस दिन किसी नेता को बिना मेहनत किए वोट मिल गया, वो जीत गया, उस दिन समझिए कि नेता शब्द सार्थक हो गया। और मुझे नेता लोगों से बस इसलिए थोड़ा होता है ना कि खुंदक, मतलब मैं उनको बुरा नहीं कहता हूँ, उन्हीं लोग के साथ रहना है, गुजारना है, तो उनको बुरा क्यों कहें, लेकिन फिर भी एक कलम होने के नाते मैं ये कहूंगा कि मुझे उनका जो पैटर्न है, उससे थोड़ी तकलीफ होती है कि अगर आप नेता हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वोट के लिए, और आप वास्तव में नेता हैं, तो आपको वोट के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब आपके काम में खोट है, और काम में खोट है तो आप खुद भी परेशान हैं। समाज को लीड करना तो छोड़िए, आप समाज को एक सही दिशा नहीं दे सकते। तो मेरी पुस्तक में अगर नेता कविता पे आप बात करिएगा, तो सारांश यही है कि एक नेता को कैसा होना चाहिए, और आम जनता के लिए, आम जनता की नजर में नेता कैसा होना चाहिए, या फिर नेता के लिए आम जनता को कैसा होना चाहिए। वो ये कि हम लोग जो पीछे पीछे भागते हैं ना, चाहे वो भक्त बने, कुछ भी, तमाम तरह की बातें आती है। कोई कहता है भक्त, कोई एक वर्ड यूज करता है, अंधभक्त अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। अंधभक्त होता है, और एक और वर्ड यूज करते हैं ये लोग, चापलूस कुछ करके ऐसा, मतलब दोनों चमचा कहते हैं, नेता का चमचा है। तो वो अब एक तरफ के लोग अंधभक्त यूज करते हैं, एक तरफ के लोग वो यूज करते हैं। तो मेरा पॉइंट जो होता है, मेरा कहना जो होता है, वो ये कि ना हमें अंधभक्त बनना पड़े और ना हमें चापलूस बनना पड़े। अगर आप जनता हैं, अगर आपको नेता समझ में आता है, आपको नेता शब्द समझ में आता है, या फिर आपको खोजना ही चाहिए ऐसा नेता जिसके लिए आपको ना अंधभक्त बनना पड़े और ना आपको किसी की चापलूसी करनी पड़े। तो इस पुस्तक में जो नेता कविता है, उसका सारांश बस इतना ही। तो नेता के बारे में चलिए, जो आपकी दूसरी किताब आ रही है,
किताब का नाम जो है मैं जान चुका हूँ, स्लेट पेंसिल। और अगर हम लोग बात करें गांव में क्या शहर में भी सबसे पहले बच्चों को स्लेट पेंसिल ही पकड़ाया जाता है। वो पेंसिल नहीं लिखे हैं, वो जो भोजपुरी भाषा में होता है पेंसिल है, घर में वो लोग बोलते हैं ना माँ बाप, ए स्लेट पेंसिल लेकर आओ, लोग बोलते हैं। तो वही स्लेट पेंसिल ये कहाँ से भोजपुरी टोन इसमें जोड़े हैं, और क्यों नहीं स्लेट पेंसिल किए? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जैसे देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो आप मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, या फिर आपको उनको पढ़ाने में आसानी होगी। लेकिन जो हमारे जिनको पढ़ाना चाहिए या जिनको पढ़ाना ज़रूरी है, जो हमारे गाँव के लोग हैं, जो हमारे आस-पास के लोग हैं, इनको क्रांति का मतलब समझाना बहुत ज़रूरी है। इनको बदलाव का मतलब समझाना बहुत ज़रूरी है। आप छोटा-सा एक चुनाव आपने कहा, चुनाव का ही मुद्दा आप लीजिए, तो अगर एक चुनाव को आधार मानकर गाँव के लोगों को ये समझाना हो कि किसे वोट देना है और किसे नहीं देना है, ये आपके और हमारे लिए टफ कॉल हो सकता है। बहुत बड़ी बात हो जाए, आप समझा ही नहीं सकते। कारण उनको शुरू से क्रांति से दूर रखा गया है, बदलाव से दूर रखा गया है। तो और स्लेट पेंसिल, ऐसे तो स्लेट पेंसिल कहते हैं लोग, तो स्लेट पेंसिल कहने का दो मतलब है। एक मतलब तो ये है कि क्रांति की शुरुआत ही स्लेट पेन से। शिक्षा मतलब क्रांति। अगर आप पढ़े नहीं है तो बदलाव की उम्मीद आपसे तो मतलब करना ही बेकार है। तो अगर किसी, आपने खुद कहा कि अगर किसी बच्चे को बदलाव के लिए तैयार करने के लिए सबसे पहले किसी चीज को पकड़ाया जाता है हथियार के रूप में, वो स्लेट पेंसिल है। तो पहला तो ये है कि हम जैसे जो नए लिखने वाले आ रहे हैं वो तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो हम शुरुआत कर भी रहे हैं और अपने नजरिया से करा भी रहे हैं। और हमें उन लोगों के लिए कम लिखना है जो लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं। मुझे काम वहां करना है जहां के लोगों को क्रांति का मतलब समझ में नहीं आता है। उनके लिए क्रांति का मतलब है 2 जून की रोटी। उनको उस 2 जून की रोटी से आगे लाना है, क्योंकि संघर्ष तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर वो 2 जून की रोटी से आगे बढ़ के क्रांति को समझने लगे तो मैं मानता हूं कि हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ठीक है, आज अभी थोड़ा अभी जहां हम लोगों को होना चाहिए वहां नहीं है, पर कोशिश ही बड़ी होती है। तो एक तो मतलब ये हो गया स्लेट पेंसिल का नाम रखने का कि क्रांति की शुरुआत हम करवा रहे हैं। तो पहला हथियार स्लेट पेंसिल। मणिकर्णिका, मैंने आपसे कहा कि ये किसी की ख्वाहिश थी, पुस्तक से ज्यादा ये किसी की ख्वाहिश थी। तो इसके बाद अब जो है वो, हालांकि उसमें भी क्रांति और प्रेम एक साथ है। मैं मानता हूं कि अगर क्रांति करनी है तो बदलाव को आप बिना प्रेम के देख ही नहीं सकते। तो वो तो हो गई किसी की ख्वाहिश, लेकिन अब प्रॉपर प्लान्ड वे में क्रांति के लिए कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है। तो पहला इसलिए कि हथियार के तौर पे स्लेट पेंसिल हम लोग पहली बार किसी छात्र को यहीं देते हैं। और दूसरी बात ये कि कनेक्ट करना है लोगों को। मैं कोई बात, मतलब मुझे सच बोलने की एक बुरी आदत, मुझे कनेक्ट करना है लोगों को। अगर मैं किसी के लिए लिख रहा हूँ, जिनके लिए मैंने लिखी है पुस्तक, उन लोगों को अपनी पुस्तक समझानी है, तो नाम भी वैसा होना चाहिए जिसे सुन के उन्हें लगे कि ये अपने बीच का नाम। आप यकीन नहीं करेंगे, स्लेट पेंसिल नाम सुनने के बाद बहुत लोगों ने मैसेज किया, बहुत फोन किया कि भाई ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि अपने बीच की कुछ बातें आ रही हैं। तो ये कनेक्ट करने के लिए मैंने सेकंड ये कारण है कि मैंने उन लोगों को अपने से जोड़ने के लिए, क्योंकि उनको लगे, पहले लगेगा तब वो पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि मैं जिसके लिए लिख रहा हूँ वो लोग ऑलमोस्ट पढ़े लिखे नहीं है। वो लोग बस पढ़ना, मतलब पढ़ना जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं है। उनको वही पढ़ाया गया जिसकी लोगों को आवश्यकता है पढ़ाने वाली। तो उनको अगर कुछ बताना है, कुछ समझाना है, तो थोड़ा उनसे कनेक्टिव नाम रखना जरूरी है। क्योंकि स्लेट पेंसिल के बारे में मैं अगर कहीं शहर में भी जाता हूँ तो लोग स्लेट पेंसिल नहीं कहते हैं, स्लेटी पेंसिल जो वहां पे आता है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो पहले वही पकड़ाया जाता है, चाहे किसी भी भाषा में लिखे। हिंदी में क ख ग लिखेंगे तो वही लिखेंगे, उसी स्लेट पेंसिल पे दिया जाता है कि हाँ इस पे लिखो, पहले क ऐसे लिखो, बार बार लिखते रहो। ABCD जो इंग्लिश भाषा वाले होते हैं, अंग्रेजी भाषा जिनको अंग्रेजी ही पसंद है, सबसे ज्यादा मेरा बच्चा या बेटा बेटी जो पढ़ेगा वो अंग्रेजी ही पढ़े स्टार्ट करेगा, तो ए भी उसी स्लेट पेंसिल पे लिखा जाता है। इसीलिए मैं पूछा कि क्यों आप स्लेट पेंसिल में है क्या? देखिए, स्लेट पेंसिल में है, कहानियां हैं। देखिए, जैसा कि आपके हाथ में जो मेरी पुस्तक है मणिकर्णिका, उसमें काव्य संग्रह है। वो किताब जो है वो कविताओं का संग्रह है।
जो स्लेट पेंसिल है उसमें कहानियों का संग्रह है, तो करीब करीब 40-45 कहानियां हैं। वैसी कहानियां जिसको मैंने जीने की कोशिश की है या जो मेरे अनुभव में रही हैं, कहीं किसी यात्रा में मिल गई हो, कहीं कहीं उसको महसूस कर लिया हो और लगा हो कि ये कहानी बदलाव के लिए लोगों के बीच में आनी चाहिए, लोगों को इस कहानी से रूबरू होना चाहिए, वही कहानियों का संकलन है स्लेट पेंसिल। कब तक आ रही है? आई थिंक इस महीने के लास्ट तक या फिर अगले महीने की शुरुआत में मतलब फाइनल आ जाएगी? आ जाएगी, मिल जाएगी ऑनलाइन आप लोगों को। ऑनलाइन ही मिलेगी? ऑनलाइन मिल जाएगी और कोशिश रहेगी कि ऑफलाइन भी मिले, भैया में या फिर जहाँ भी हो तो आदमी करेगा कोशिश की। इसके बाद भी कोई किताब लिखने का? देखिए, कहते हैं हमारी हमारी भाषा में कहते हैं कि आने वाली चीज़ों का जिक्र थोड़ा कम किया जाता है, लेकिन फिर भी हाँ, मिल सकती है कुछ किताबें आपको और पढ़ने के लिए, कुछ चीज़ें और भी देखने को मिल जाएंगी। काम जारी है, एक कोशिश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोशिश करो, फल की चिंता मत करो। तो कोशिश जारी है, कलम से भी और विचारों से भी लगे हैं बस। एक दो और सवाल कि मुझे ये भी पता चला है कि आप भोजपुरी गाने लिखते हैं, और भोजपुरी गाने में आप तो खुद जानते हैं, भोजपुर जिले से हैं, इसलिए सबको पता है कि भोजपुरी गाने में जो भी, चाहे बड़े सिंगर हो, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या जिनका भी आप जिक्र करिए, अश्लीलता भरा हुआ है गाने में। ये नहीं है कि अश्लीलता नहीं है। आप क्या अश्लील गाने लिखते हैं या फिर सलील? नहीं, अभी तक तो मैंने जितने गाने लिखे हैं, बहुत गाने लिखे मैंने, तो जितने भी गाने मैंने लिखे हैं, चाहे उस पे सब, मतलब एक होता है ना, अभी का आंकलन हो गया है कि व्यूज जिसके ज्यादा हैं वो आदमी ज्यादा प्रतिभावान है, या फिर इसका मतलब मानना ये है कि वो बहुत बढ़िया लिखता है, गाता है, जो भी है, लेकिन उन्होंने मानक सेट कर रखा है। तो चाहे मेरे गानों में 100 व्यूज ही क्यों ना है, अभी तक जितने गाने मैंने लिखे हैं सारे अश्लील गाने। मेरे लिस्ट का कोई एक गाना आप उठा के नहीं कर सकते हैं कि कौन भाई इसमें आपने वो चीजें लिखी हैं जो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि 2 गाने ही लिखूं, साल में 1 गाना लिखूं, लेकिन अश्लील गाना लिखूं, ऐसा गाना लिखूं जिसे सुनने के बाद कोई शर्म से आंख ना झुकाए। क्या हिंदी गाने भी लिखते हैं? हिंदी गाने भी मैंने लिखे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है भोजपुरी पे काम करना, और मुझे पसंद है कि मैं अपनी भाषा पे, अपनी मातृभाषा पे, अपनी माई भाषा पे मैं काम करूं। अगर बॉलीवुड से ऑफर आता है तो? देखिए, ऑफर आना मतलब एक ये है, लेकिन बिल्कुल करेंगे, और कई काम कर चुके हैं, कई कामों को छोड़ चुके हैं, तो चीजें। अभी भोजपुरी में कोई ऐसा बड़ा स्टार या सिंगर या जो भी हो आपके गाने में काम किए हों, या कोई बड़ा स्टार सिंगर गा चुके हैं? हाँ, अभी जैसे देखिए, मैं ये मानता हूँ, थोड़ा सा मतलब आप माइंड मत करिएगा, मुझे ना स्टार जो शब्द है, तो स्टार शब्द से थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, उन्होंने स्टार का मानक अलग बना रखा है। वहीं जो अभी हम लोग बात कर रहे थे व्यूज वाली चीजें, तो स्टार, हाँ, लेकिन मेरे गाने जितनों ने गाए हैं सब अपने कला को लेकर स्टार है सारे लोग। अभी हाँ, अगर आप बड़े नाम की बात करें तो अभी छठ में हमने गाना बनाया था महतारी करके, तो उज्जवल पांडे जी डायरेक्टर हैं बनारस के, उन्होंने बनाया था। तो उसमें आम्रपाली जी, जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत बहुत पसंद है, आम्रपाली जी और दिनेश जी ने उस गाने में काम किया था। और भी कुछ उस गाने हैं जो कि अभी कई जगह बन के पेंडिंग भी हैं, कई चीजें आ रही होंगे, तो है। तो चलिए, लंबा हो जाएगा। अब अगले बार मैं जब इंटरव्यू करने आऊंगा तो इनके जीवन के बारे में मैं इंटरव्यू करने का प्रयास करूंगा, इसलिए क्योंकि देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि जब गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि गांव में शिक्षा का अभाव है, गांव में उस तरह की शिक्षा नहीं है। मगर हम लोग जहां पर बैठे हुए हैं, ये बिहिया नगर पंचायत है, एक छोटा सा 14 वार्ड का नगर पंचायत है, और नगर पंचायत से ये निकल करके कहाँ तक पहुंचे हैं, ये इस किताब से आपको पता चल गया होगा। अगर एक इनकी और बुक आ रही है, स्लेट पेंसिल, तो वो जो है भोजपुरी, अगर ऊपर पढ़िएगा तो आपको यही लगेगा कि ये जो स्लेट पेंसिल है भोजपुरी भाषा में लिखा हुआ है। मगर बहुत अच्छी किताब है वो, इसमें तो कविता है, उसमें कहानियां हैं। किताब का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जब किताब आएगी तो इंटरव्यू करेंगे, उसी किताब पे इंटरव्यू करेंगे कि उस किताब में है क्या, और क्या सोच करके ये किताब लिखना शुरू किए। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।